हेलो एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आज आप सब लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ और कह सकते हैं डिस्कशन है हमारी आज की एमसीक्यूज़ के ऊपर। बेसिकली जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी का। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो एमसीक्यूज़ का जो ताल्लुक होगा वो होगा हमारे वायरसेस से, यानी कि एसेलुलर लाइफ से। इसको डिफरेंट बोर्ड्स की जो बुक्स है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट नेम से इसके चैप्टर होते हैं। एसेलुलर लाइफ भी बोलते हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और बायोडाइवर्सिटी। बट द पर्पस ऑफ चैप्टर इज सिंपल। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वायरसेस के हवाले से। तो आज इस चैप्टर में हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं ये 2021 के एग्जाम के अंदर पीएमसी पूछ चुका है। तो आपको किसी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ये जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, इन सब एमसीक्यूज़ में कुछ ऑप्शंस मैं नहीं बताऊंगा, वो आप सबको नीचे लाजमी कमेंट में करना है। तो भाई शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ इस लेक्चर का वो कहता है कि वेयर कैन वायरस रेप्लिकेट। ठीक है, वायरस रेप्लिकेट किन किन में करता है। बेसिकली इधर ये बात कर रहा है एनिमल्स में करता है, प्लांट्स में करता है, बैक्टीरिया में करता है या सब में करता है या ऑल। बेसिकली तीनों में ही करता है, सब में करता है। दूसरा एमसीक्यूज कहता है कि दीज आर लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है 2021 के अंदर पीएमसी की टेस्ट में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज इज पॉक्स वायरस इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट एनिमल वायरस इज पॉक्स वायरस। ठीक है, अब सेल थ्योरी कहती है कि सेल थ्योरी ने किसको एक्सप्लेन नहीं किया। सब जानते हैं वायरस को एक्सप्लेन ही नहीं किया। बिकॉज क्यों? वायरसेस इज द इन्फेक्शियस पार्टिकल। क्या होता है? इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है और उसकी तकरीबन दो नेचर होती है, लिविंग नेचर भी होती है और नॉन लिविंग भी होती है। ठीक है, नॉन लिविंग भी होती है। सही है, तो इस बात तो आपको बता देती है। सिंपल सी बात है इधर आपको समझने के लिए। तो इसी तरीके से अब हम आगे अगले लेक्चर में चलते हैं। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जो एमसीक्यूज नंबर 4 है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रायोन्स या वायरॉइड्स। इसका आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपको बताना है भाई। सिंपल सी बात है, मैं वेट करूँगा। नीचे जल्दी से कमेंट में बताइए। आप इसको पॉज करें, कमेंट में इसका आप आंसर दीजिए क्या करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 4 का। तब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज में। जो अगला एमसीक्यूज है वो पूछता है हमारे से वायरसेस आर डैश एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पता है कि कौन सी एंटिटी है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। सिंपल सा इसका आंसर है ट्रांजिशनल। ये जब आउटसाइड द होस्ट होती है तो नॉन लिविंग कहलाती है और जब इनसाइड द होस्ट होती है तो इसको हम लिविंग तस्वुर करते हैं। सीधी सी बात है। तो हम चलते हैं छठे एमसीक्यूज की तरफ। छठा एमसीक्यूज हमारे से पूछता है कि भाई वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कैप्सिड सिमेट्री। आप समझते हैं सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री इज द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम सिमेट्री बोलते हैं बेसिकली। होस्ट सेल इफेक्टिविटी के होस्ट किस टाइप के सेल के ऊपर किस तरीके की इफेक्टिविटी कॉज करता है वायरस या नन। ये तीन चीज़ें, ये चार चीज़ें इस एमसीक्यूज में पूछी गई हैं और ये एमसीक्यूज भी आ चुका है और फेवरेट है पीएमसी का। इसका करेक्ट आंसर है कैप्सिड सिमेट्री की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल सी बात है जो हम इसमें समझ सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन इनटू मैनी ग्रुप्स किसकी बेसिस पे की जाती है? कैप्सिड सिमेट्री की बेसिस पे की जाती है। यहाँ तक अगर आपको लेक्चर्स बिल्कुल ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो यार काइंडली मेरे लेक्चर इस चैनल को बायोलॉजी मेरे साथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो आप भी मेरी छोटी सी एफर्ट करें। सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाएं नीचे जाके, सिंपल सा, और मुझे खुश कीजिए और इस वीडियो को ले यार लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइक के लिए भी बैठा हूँ। लाइक करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसलिए अब चलते हैं। हमारा एमसीक्यू नंबर 7 कहता है कि वायरस इज यूज विच ऑफ द एंजाइम फॉर ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। आपको पता है बैक्टीरियल सेल वॉल होती है
बैक्टीरियल सेल वॉल यानी कि कौन से एंजाइम की, ये कौन से वायरस होगा जो बैक्टीरियल सेल वॉल तो को ब्रेक करेगा? जाहिर सी बात है बैक्टीरियोफेज होगा। बैक्टीरियोफेज इज एंजाइम विच ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल। फ्रॉम विच एंजाइम? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लाइजोजाइम। लाइजोजाइम हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर? ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। वो हमारे से बोलता है कि विच वायरस इंटर द होस्ट सेल एज अ होल। बताएं कौन सा वायरस है जो पूरा ही सेल के अंदर इंटर करता है। ये बड़ा ही प्यारा एमसीक्यूज है और लाजमी पूछता है पीएमसी, और लाजमी मुझे तो लगता है इस साल भी एमसीक्यूज आ सकता है। बहुत अमेजिंग भी होती अच्छा एमसीक्यूज है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, सबको पता होगा मुझे यकीन है। बैक्टीरियोफेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ अ सॉरी एनिमल वायरस। एनिमल वायरस इज द करेक्ट आंसर किसका? एमसीक्यूज नंबर 8 का। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। ये एमसीक्यूज कहता है द ब्रांच that deals with the study of viruses is known as entomology, virology, epidemiology, bacteriology. Of course, virology is the correct answer. इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 10 बोलता है लुइस पास्चर मेड वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स, रेबीज, फॉल, कोलेरिया। ये भी एक वैक्सीन, ये भी एक पैथोजेनिक पैरासाइट होता है। ठीक है। बेसिकली लुइस पास्चर ने इस सारे ही इन सब के लिए ही, इन सब पैथोजेंस के लिए वो बनाई थी। क्या बनाई थी? वैक्सीन्स बनाई थी। ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है। व्हेन वाज द बैक्टीरियोफेज फिनोमिना रीडिस्कवर्ड बाय डी हार्ले। ये डी हार्ले इज अ साइंटिस्ट। ये इसका जो ये डेट आ चुकी है भाई, डेट भी पूछता है पीएमसी। इस बात को भी आपने खास ख्याल रखना है कि एमसी आस्क डेट ऑफ द इन्वेंशंस। जो भी रीडिस्कवरी की जाती है, डिस्कवरी की जाती है, उसकी भी डेट मालूम करता है। तो भाई डी हार्ले ने ये जो एमसीक्यूज आया है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1917 1917 के अंदर इस फिनोमिना को, जो कि बैक्टीरियोफेज था, उसको रीडिस्कवर किया किसने? डी हार्ले ने। कभी डी हार्ले का नाम पूछ लेगा डेट देकर, और कभी डी हार्ले का नाम देकर डेट पूछ लेगा। तो इस बात में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे। वो पूछता है कि इट्स अ वेरी स्टेबल एंड अलाउज वायरसेस टू एग्जिस्ट इन वाटर, एयर एंड द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, जो वायरसेस को अलाउ करती है किधर रहने में? वाटर में, एयर में और ग्राउंड में, ज़मीन पर रहने में। वो क्या चीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या? न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड ऑफ को मिला के अगर हम बनाएं तो हमें क्या देगा? न्यूक्लियो। इसको हम दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियो कैप्सिड मिलेगा। और यही न्यूक्लियो कैप्सिड क्या करता है? स्टेबल रखता है वायरस को। कहाँ पे? वाटर में, एयर में और ग्राउंड पे रहने के लिए। इनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे वायरस एक्सटिंक्ट ना करे या गायब ना हो, या आप डेड तो कह नहीं सकते क्योंकि लिविंग ही नहीं होता। अब इसी तरीके से अगर हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे, तो एमसीक्यूज नंबर 13 हमारे से पूछता है कि द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल, द कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नाउन एज कैप्सिड, वायरॉन, बैक्टीरियोफेज या न्यूक्लियस। द करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से आप मुझे। इसका इसका भी जल्दी से करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, चलिए कोई मसला नहीं। द कंप्लीट, इस लाइन को आपने फोकस रखना है। ये एमसीक्यू जैसे आता है, पार्टिकल is the correct answer is viron. Viron is the complete, mature and infectious particle. समझ गए अब बात? ये इसका करेक्ट आंसर। इस बात को भी समझना ज़रूरी था। इसी तरीके से हमारे पास आता है कि प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड वेक्टर, कैप्सिड, प्लाज्मिड या जीनोम। क्या होगा वो? बता सकते हैं क्या आप इसका भी आंसर मुझे? इसका जो आंसर है वो है बी। क्या है? बी। सही। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आता है? बी यानी कि कैप्सिड।
इसी तरीके से हम जाते हैं हमारे MCQs नंबर 15 के ऊपर। वो हमारे से पूछता है व्हाट इज़ द साइज ऑफ पैरवो वायरस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQs इज द सी विच इज़ द 20 नैनोमीटर। पैरवो वायरस का साइज़ क्या होता है 20 नैनोमीटर। और ये जस्ट वो रट्टे का सवाल है, आपने इसका रट्टा लाजमी लगाना है। और MCQs रट्टे के सवाल पूछता है, कॉन्सेप्ट में भी पूछता है लेकिन रट्टे के भी पूछता है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज़ अ स्मॉल वायरस। बोला है कि वायरस की टाइप कौन सी है जो कि जिसका नाम क्या है स्मॉल पॉक्स वायरस। बताएं इसका भी करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्या है ए। ये टाइप है DNA इन्वेलप वायरस। कौन सा वायरस है DNA इन्वेलप वायरस। तो आपको भी ये बात समझ में आ रही हो। तो अब हम चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट MCQs पे। जो नेक्स्ट MCQ से पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ वायरस इज़ अ पोलियो वायरस। इधर भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया है जिससे पिछली दफ़ा पूछा गया स्मॉल पॉक्स वायरस क्या होता है। इधर पूछा गया है कि पोलियो वायरस कौन सी टाइप का होता है। जो पोलियो वायरस होता है उसकी टाइप कौन सी होती है। DNA इन्वेलप वायरस होता है, RNA इन्वेलप वायरस होता है, DNA नेकेड वायरस होता है, या RNA लिकेड वायरस होता है। सिंपल सी बात है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द डी इज़ द करेक्ट आंसर। द डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर MCQ 17, जो कहता है कि पोलियो वायरस इज़ द RNA नेकेड वायरस। कौन सा होता है RNA नेकेड वायरस। नेकेड वायरस क्या क्यों बोलते हैं इसका, क्योंकि इसके पास एनविलप नहीं होती। विदाउट इनविलप इज़ द आउटर कवरिंग आफ्टर द कैप्सिड। ठीक है, तो वो भी नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे नेकेड वायरस बोलेंगे। नेकेड वायरस, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हमारे MCQ नंबर 18 पे। वो बोलता है कि विच टाइप ऑफ एंजाइम इज हार्प्स सिंप्लेक्स वायरस। ये एक एंजाइम का नाम है, इसको हम बोलते हैं हार्प सिंप्लेक्स वायरस। ये कौन सी टाइप है, ये MCQ नंबर 18 पूछता है। ये हमारे पास ये भी कौन सा एंजाइम है, हमारे पास DNA इन्वेलप एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है ये DNA इन्वेलप एंजाइम है। कौन सा 18। सिंपल सी बात है, ये भी हमें क्लियर हो गया MCQs। अब हम आते हैं कि द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स। अब आपको पता है कैप्सोमर इज़ द यूनिट ऑफ अ कैप्सिड। सिंगल यूनिट्स ऑफ अ कैप्सिड किसके होते हैं, कैप्सिड के होते हैं। किसके होते हैं, कैप्सिड के होते हैं। और कैप्सिड इज सराउंड अराउंड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ वायरस। सिंपल सी बात है। तो इन कैप्सिड के यूनिट सिंगल यूनिट्स को हम कैप्सोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं कैप्सोमर। तो बोला है कि कितने यूनिट्स पाए जाते हैं एक वायरस जिसको हम एडिनो वायरस बोलते हैं। इधर आंसर है 162, बी का 12, सी सी 252, डी 155। द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs इज द 252। व्हाट इज द 252 इज द करेक्ट आंसर फॉर द एडिनो वायरस। सिंपल सी बात है, इधर इसको समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे MCQs नंबर जो कि बोलता है कि द नंबर ऑफ कैप्सुलर फाउंड्स इन हार्प्स वायरस इज। बताएं 162 पाए जाते हैं या 200 पाए जाते हैं या 234 या 155 पाए जाते हैं। सिंपल सा इसका भी आंसर है जो कि बहुत आसान है। वो है इसके अंदर जो कैप्सुलर्स के यूनिट होते हैं 162, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कि तो रट्टे वाले सवाल है। ये फेडरल ने बिल्कुल एज इट इज़ फेडरल और पंजाब बोर्ड ने भी बिल्कुल इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हाँ, सिंध बोर्ड में ये नहीं लिखा हुआ। तो आप जो भी सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो तो काइंडली फेडरल और पंजाब को, फेडरल को मैं पहले प्रेफर करूँगा क्योंकि फेडरल इज़ 80% से लगभग का पेपर फेडरल से आता है बायोलॉजी का। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। ये होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs जिसमें एक स्टेटमेंट मालूम कर रहा है। वो स्टेटमेंट क्या है, तो अब उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं बेसिकली। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वाई वायरसेस आर ओनली एबल टू मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल। बोला कि ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जवाब दे रही है कि वाई वायरसेस आर एबल टू मल्टीप्लाई लिविंग सेल। कि भाई क्यों वायरस के पास यही एबिलिटी है कि वो लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं। इसका सिंपल सा आंसर अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। देयर बाइनरी फ्यूजन इज कंट्रोल बाय होस्ट सेल जीन। उनकी जो बाइनरी फ्यूजन है यानी कि 102 हो जाना, 203 हो जाना, ठीक है, ये इसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इस कंट्रोल बाय होस्ट सेल जीन यानी कि जिसके ऊपर वो बैठे हैं उससे उस होस्ट की जीन से रेगुलेट होती है, कंट्रोल होती है। वायरसेस डू नॉट पोसेस द
नेसेसरी कंपोनेंट फॉर सेल्फ रिप्लिकेशन, बिकॉज वो हमारे उसके पास सेल्फ रिप्लिकेशन के लिए कोई मशीनरी नहीं होती, रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम नहीं होते, इस वजह से वो होस्ट सेल के पास जाता है अपनी मल्टीप्लाई के लिए। डीएनए इज ओनली एबल टू रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। अब सी बोल रहा है कि डीएनए सिर्फ जो डीएनए होता है वो सिर्फ रिप्लिकेट होता है किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद, किसका, वायरस का। that they have only enough genetic information for DNA replication, उनके पास बस थोड़ी सी ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, बी। क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर क्यों, उसके पास वायरस डज नॉट प्रोसेस नेसेसरी कंपोनेंट फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन, उसके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए, जिस तरीके से एनिमल सेल के पास होता है। अब हम चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ, जो कि एमसीक्यूज नंबर 22 पूछता है हमारे से, अ केमिकल कंपोनेंट इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल वायरस, प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, आरएनए, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें से करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है 22 का। द करेक्ट आंसर इज सी, लिपिड। क्या, लिपिड इज द करेक्ट आंसर। द केमिकल कंपोनेंट डेट इज नॉट फाउंड इन ऑल वायरस, सारे वायरसेस के अंदर लिपिड्स नहीं पाए जाते, बाकी सारे तो पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 23, बोलता है द एवरेज डायमीटर ऑफ लार्ज वायरस अप्रोक्सीमेटली, बोला कि द एवरेज, जो एवरेज है ना डायमीटर, उसका डायमीटर है वो क्या होता है एक बड़े से बड़े वायरस का। तो इधर 23 एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 100 से लेकर 200 नैनोमीटर का तक का उसका क्या होता है डायमीटर होता है एक लार्ज वायरस का। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 24 पे। एमसीक्यूज नंबर 24 बोलता है कि व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड। सिंपल सी बात है, कैप्सोम इज द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसको हम एरेस्ट करते हैं, गो फॉर अनदर स्लाइड। इधर बोलता है व्हाट डज द साइज ऑफ वायरस रेंजेस बिटवीन, बोला कि जो वायरस होता है इसका साइज, इसका जो साइज है किससे कितना दरमियान में रहता है। इसका करेक्ट आंसर बहुत आसान है और आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज इज द 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर के दरमियान में जितने भी वायरस होते हैं उनका साइज होता है, रेंजेस करता है, बीच में रेंज करता है, किसी का इसके दरमियान होता है, किसी का इससे बड़ा भी हो सकता है, बट वो एक्सेप्शंस होती हैं। अब बोलता है व्हाट इज द शेप ऑफ टीएमवी, टीएमवी की शेप क्या है। टीएमवी का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है, नेक्रोसिस यानी कि डार्क स्पॉट्स जैसी शेप बना देता है प्लांट लीफ के ऊपर। तो उसकी जो शेप होती है वो होती है हमारे पास रोड शेप होती है। क्या होती है, रोड शेप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस प्रोसेस, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस प्रोसेस एन इनवेलप, बोला कि कौन सा इसमें से प्रोसेस है किसका, एन इन्वेलॉप का, कौन से वायरस का प्रोसेस है बताएं। 27 का करेक्ट आंसर मुझे बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, क्या, हार्प्स वायरस। क्या है करेक्ट आंसर किसका है 27 एमसीक्यूज का, हार्प्स वायरस। इसी तरीके से अब हम आते हैं 28 एमसीक्यूज पे, बोलता है वायरॉइड्स लेक, वायरॉइड्स भी होता है पार्टिकल, वो किसी उसके पास क्या नहीं होता, आरएनए नहीं होता, एंजाइम नहीं होता, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड नहीं होता, या ऑल ऑफ दिस कुछ भी नहीं होता उसके पास। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्या नहीं होता उसके पास, वायरस के पास क्या नहीं होता, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड नहीं होता, जिसको हम इनवेलप बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 29 पे, बोलता है इन विच ईयर कॉजेटिव एजेंट एड वाज नेम, बोला कि कौन से साल के अंदर एक जो पॉजिटिव एजेंट था जिसको हम एड्स बोलते हैं, अक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, वाज नेम्ड, कब उसको नाम दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है बता सकते हैं आप, अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, मैंने पॉज कर इसका आंसर दीजिए। पॉज करने के बाद वीडियो का आपने आंसर देना है फटाफट, तो आपको मज़ा भी आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, अगर आपका कोई रॉन्ग भी होता कोई मसले की बात नहीं, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, द करेक्ट आंसर अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर ऑफ 29th एमसीक्यूज इज ए 1986 के अंदर इसको नाम दिया गया था किसको, एड्स को। सिंपल सी बात है, जो कि आपको पता है कि क्लियर हो गई होगी। द हाफ वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाफ्स, सिंप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स या डुप्लेक्स, किस टाइप के जो हाफ्स होते हैं वो किस टाइप के फॉलोइंग हाफ्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से टाइप्स के हाफ्स के अंदर, बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है यार, ये तो बिल्कुल एक रट्टे वाला एमसीक्यूज है, सिंपल सी बात है।
इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सिंप्लेक्स हार्प्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कौन से वायरस से होती है, हमें हार्प वायरस होता है, वो कौन सी टाइप्स के हार्प्स कॉज करता है, सिंप्लेक्स हार्प। तो अगर इसी तरीके से हम अगले एमसीक्यूज में जाते हैं तो वो क्या कॉज करता है, ज़्यादा मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV। कौन सा सेल होता है जो कि मेजरली इन्फेक्टेड होता है किससे, HIV से। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज इज द बी, द T हेल्पर लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द HIV। ठीक है। अच्छा, अब 32 MCQ 30 ये वाला एमसीक्यूज बोलता है कि प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ एड्स। यार ये इसका आंसर आपको मुझे खुद को देना है, ये इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, तो इसका आंसर आप मुझे खुद दीजिए। सो हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, उधर हम अगला एमसीक्यू समझते हैं। वो कहता है कि HIV मेनली अटैक ऑन डैश, किस पे अटैक करता है, CD4 साइड ऑफ T सेल्स, B सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या नन ऑफ दिस। बेसिकली वो अटैक करता है CD4 सेल्स की ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है, CD4 साइड्स ऑफ T सेल्स के ऊपर अटैक करता है। तो इसी तरीके से तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है CD4 साइड्स क्या होती है। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मैंने उधर अपलोड कर चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी को, तो आप जाके उधर समझ सकते हैं। एक शॉर्ट के अंदर बोला कि चिंपैंजी हैज़ डैश इंस्टेड ऑफ HIV। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 34 MCQs। सो अब इधर हमारे से जो 35th MCQs पूछता है द रिप्लिकेशन ऑफ HIV न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स अपॉन डैश एंजाइम। कौन से एंजाइम पे डिपेंड होती है, इसका भी आंसर यार वैसे कीजिए, इसका भी आंसर आप मुझे खुद दीजिए। इज़ अ वेरी इजी MCQs, तो मैं आपका वेट करूँगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अब हम चलते हैं हमारी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के अंदर। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में हमारे से जो MCQs पहले पूछा गया है, जो कि PMC ने 2021 के अपने टेस्ट के अंदर पूछा था। इधर पूछा था द बैक्टीरियोफेज और फेजेस आर आल्सो नाउन एज बैक्टीरिया फैसिलिटेटर, बैक्टीरिया ईटर, वायरसेस या प्लांट। ये तीन में से इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिलता है वो मिलता है क्या, बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरिया ईटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब हम जाते हैं MCQs नंबर 37 पे। इधर हमारे से पूछता है हाउ मेनी बैक्टीरियोफेज आर फॉर्म आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। इसका करेक्टर हमारे पास होता है 20। अब इसी तरीके से हमारे पास अगला MCQ जो होता है वो पूछता है कि व्हाट इज़ द स्टेप इन द रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। सही है, इस फाउंड इन, बोला किसके अंदर पाया जाता है वो स्टेप, रिप्लिकेशन में पाया जाता है, पेनिट्रेशन में पाया जाता है, अटैचमेंट में पाया जाता है, इंजेक्शन में पाया जाता है। इसके अंदर बात करें बैक्टीरियोफेज की रिप्लिकेशन की बात करता है, वो होता है अटैचमेंट पाया जाता है। सिंपल सी बात है, ये आंसर इसका कौन सा है, 38 का आंसर है C। अब इसी तरीके से बोलता है कि एक लैक्टिक एसिड साइकिल के अंदर कितने फेजेस रिलीज़ होते हैं। सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है C। 100 से लेके 200 के लगभग हमारे पास स्विचेस रिलीज़ होते हैं इन वन लैक्टिक एसिड साइकिल। ये MCQs भी आपको पता होना चाहिए। इससे MCQs पूछता है, इससे अंदाज़ा होता है कि जितने भी MCQs हैं सारे जस्ट फॉर मेमोराइजिंग वाले हैं, यानी कि आप दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि ये रट्टे के सवाल हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं चलता, जो बुक की टर्म्स हैं, बुक के अंदर जो लाइनें लिखी हैं उसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। इधर जो हमारे पास जो लास्ट MCQs है वो हमारे से पूछा जाता है कि पैथोजेंस इनसाइड बॉडी आर किल्ड बाय एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम सेल्स, इंटरफेरॉन या ऑल ऑफ दिस। यार जितने भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन तीनों टाइप के जितने भी कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के जो कि किल करते हैं किनको, पैथोजेंस को, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा D। यार इस टाइप के MCQs PMC ने इस चैप्टर में से पूछे थे प्रीवियस ईयर के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो यार काइंडली मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को सपोर्ट कीजिए, और हम मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। तो रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।